हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे भारत की जो अभी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके ऊपर। भारत क्वाड की भी अध्यक्षता करने वाला था, ऑल्दो अभी इस बार 2025 में जो क्वाड समिट होनी थी वो नहीं हुई है, लेकिन अगले वर्ष जो ब्रिक्स समिट है उसकी अध्यक्षता भी भारत के ही पास है। किस तरह से भारत एक ड्राइविंग पोजीशन में नजर आ रहा है जियोपॉलिटिकली, और यूएस में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। यूएस सेनेटर्स भारत की जो ये ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आगे क्वाड और ब्रिक्स की दोनों की ही बात करते हैं, तो किस तरह ये भारत को पोजीशन करते हैं जियोपॉलिटिकली, इस पर बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक ये एस्पेक्ट है, या फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, यूएस सेनेट भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत जो है किस तरह से ग्लोबली एक ड्राइविंग पोजीशन में नजर आ रहा है। ब्रिक्स की बात करें या फिर क्वाड की बात करें, दोनों ही की अध्यक्षता भारत करने वाला है। कैसे इसको देखें, आने वाला जो साल है, समय है, वो किस तरह से भारत को और मजबूत बनाएगा? देखिए अंबर जी, ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स एंड क्वाड के अलावा भारत एक इम्पोर्टेंट मेंबर है G7 का भी और G20 का भी। G7 के अंदर भारत को हर साल इनवाइटी भेजा जाता है, और G20 के अंदर हम एक तरह से होस्ट रह चुके हैं। और एक चीज है, हमने G20 के जब हम होस्ट थे, हमने उस समय अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया था, हमने इसको G21 बनाया था और इंक्लूसिव बनाया था। तो भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, एज अ वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड, अ परमानेंट स्पेशल इनवाइटी इन G7। इतने सारे मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स में हर जगह भारत है। एक तरह से यूनिक चीज है, ये चीज आप देख लीजिए, इट इज एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडिया। और इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। उसके अलावा जो क्वाड की समिट थी इस साल इंडिया में होनी थी, पर वो हो नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन सेनेटर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं कि आप भारत के साथ जाके मिलिए, उनके साथ ट्रेड जो आपने जो ब्रिजेस बर्न कर दिए हैं उसको वापस स्थापित करिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्वाड समिट आपको करना जरूरी है। अब एक और एक चीज हो रहा है, जो एक तरह से मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, मलाबार एक्सरसाइज, वैसे ही एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है जो अभी क्वाड कर रहा है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चारों मिलकर वो कर रहे हैं। एक तरह से चाइना इससे घबरा चुका है। जापान की अभी जो प्राइम मिनिस्टर आई है वो एंटी चाइना है, जैसे शिंजो एबे थे। और ऑस्ट्रेलिया को भी आज चाइना से खतरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के टेरिटोरियल वाटर्स में चाइनीज सबमरीन घूम के गई थी और उन्होंने वहां पे लाइव ड्रिल्स किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट एजेंसी है, DSTO, उसका और भारत की DRDO के बीच में एक करार हुआ था कि सोनार ऐसा डिवाइस बनाया जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्यूचर में अगर कोई चाइनीज सबमरीन आती है उसको डिटेक्ट किया जाए। अब बात हो रही है ऑकस की, इवन बात हो रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑकस को एक तरह से शेल्व कर दिया था, वापस वो ऑकस की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो थ्रेट है और डोनाल्ड ट्रंप का जो पागलपन है, वो एक तरह से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण उनको चाइना एक थ्रेट नजर आ रहा है। और अब जो लेटेस्ट राउंड में चाइना ने क्या किया, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को देना बंद कर दिया है। इसके कारण और अमेरिका को समझ में आ गया है कि चाइना से उनकी पटने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, वो अपने आप को डीलिंग कर रहा है, गोल्ड की बाइंग कर रहा है, नया पेमेंट सिस्टम बना रहा है। चाइना एक तरह से अमेरिका को काउंटर कर रहा है एट एवरी स्टेट। तो अमेरिकन लॉ मेकर्स ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि आपने एक तरह से भारत को चाइना की गोदी में भेज दिया है। अब एक तरह से आप ये देखेंगे कि जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड संबंध है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही है। H1B वीजा पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। गूगल यहाँ पे $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर बाद में ट्रेड डील जैसे होने की बात हो रही है, जिसमें जो अभी टैरिफ है 50%, उसको 15 से 16% किया जाएगा। भारत शायद रशिया जो क्रूड ऑयल है
वो लेना कम कर देगा। इसके लिए देखिए प्रमाण भी आ रहे हैं। रशिया जो है रशिया से रिलायंस जो है अपनी तेल परचेसिंग कर रहा है, वो अभी यूएस से करने वाला है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार ने अमेरिका को बोल दिया है कि चलो हम रशिया से भले ही थोड़ा-सा कम करेंगे, पर आपसे हम परचेसिंग बढ़ा देंगे। भारत सरकार वो कर रही है। उसके अलावा सुखोई 57 की जो डील है, जो रशिया हमको ऑफर कर रहा है, भारत सरकार ने बोल दिया जब तक आप यूक्रेन का युद्ध आप जब तक आप बंद नहीं करते हो, हम आपसे करार करने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक और एक चीज़ आप समझ लीजिए, रशिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हॉनर कर पाएगा एग्रीमेंट। ये सोचिए S-400 का जो 5 बैटरीज़ का हमने उनसे करार किया था 2018 में, और आज 2026 हो गया है, 2025 एंड हो गया है। 3 ही बैटरी आई है। एक बैटरी आएगी 2026 में, अनदर बैटरी आएगी 2027 में। तो इसके लिए भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि आपसे अगर हम साइन करेंगे, तो शायद कैसा सैंक्शंस लग जाएगा, जिससे हमें जीई के इंजन्स नहीं मिलेंगे। अब जीई ने भी भारत के जो F404 इंजन है, 20 इंजन्स कमिट कर दिया है। एक और एक चीज़ है देखिए अंबर जी, जेवलिन जो मिसाइल्स है, अभी भारत ने उसके ऊपर डील साइन करी है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, इससे भारत एक तरह से जो ब्रिजेस बर्न हो गई है अमेरिका से, टाइमिंग कैसे रिपेयर किया जाए, वो देखता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत का रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है कम हो चुका है। रशिया भी समझता है कि भारत ने उसको बहुत सपोर्ट किया है, और रशिया को भी मालूम है कि 50% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगा। इसलिए भारत क्या कर रहा है, रशिया के साथ फर्टिलाइजर की डील कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर रहा है। भारत वहां पे आर्कटिक के नेविगेशन में रशिया की हेल्प करने वाला है, 1 मिलियन वर्कर्स भेजने वाला है। तो कहीं न कहीं ये कंसिडरेशंस होती है। देखिए थोड़ा-सा ट्विकिंग ऑफ रिलेशनशिप है। इसमें क्या है, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत में आने वाली है, तो वहाँ पर वापस शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन वापस आएँगे भारत। व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में आ रहे हैं, ही विल कम अगेन। उसके अलावा क्वाड की समिट भी होनी है, और इस बार जनवरी 26 को कौन आ सकता है एज़ अ चीफ गेस्ट, आप सोच लीजिए। ये मेरा एक तरह से गेस है, जो अभी एक तरह से वाइल्ड गेस है। आप सोचिए, एक तरह से मैं जो बोलते हैं ना ये तुक्का भी हो सकता है। मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प हो सकते हैं नेक्स्ट रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट में। उसके उनके साथ वही बात जापानीज़ बोली पीएम। उमेश जी आपने, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प को चीफ गेस्ट इमेजिन करना, ये एक वाइल्ड ड्रीम है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये देखिए मैं हमेशा वाइल्ड पत्ते फेंकने के लिए, वाइल्ड कार्ड फेंकने के लिए जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने आपके चैनल पे 1.5 महीने पहले बोल दिया था वेनेजुएला के ऊपर अटैक होगा, और कल डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल भी दिया था। तो ये देखिए हम तो बात पहले से बोल देते हैं, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ते रहते हैं। आप जो अर्ली ट्रेंड्स होती है, वो भागने वाले की होती है। अंबर जी, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर भारत को पोजीशन करना है एज़ अ ब्रिज बिटवीन ब्रिक्स एंड क्वाड, एज़ अ ब्रिज बिटवीन ब्रिक्स एंड G7। और एक चीज है, नेक्स्ट ईयर की ब्रिक्स समिट में आप ये देखेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति को स्पेशल इन्विटेशन दिया जा सकता है, इटली को स्पेशल इन्विटेशन दिया जा सकता है, और दोनों शायद ब्रिक्स समिट में आ सकते हैं एज अ स्पेशल इनवाइटीज। तो ये एक चीज होगा कि फर्स्ट टाइम ब्रिक्स समिट में G7 के मेंबर्स आ जाएंगे। और एक चीज है, जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था जा रही है, वहां पर जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे, कोऑपरेशन नहीं करोगे, तो कहीं आप ग्रो नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत ने भी एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से बोल दिया रशिया को कि आप रशिया और यूक्रेन का वॉर पहले बंद करिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो कहीं न कहीं बहुत सारा जगह पे भारत एक तरह से पीस मेकर की बात इमर्ज हो रहा है। तो ये देखिए अमर जी, मेरा ये मानना है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, एक तरह से किसी के साथ भी डील कर सकता है। आज रशिया और जापान के बीच में जो ऑयल डील करवाई है, वो भारत ने कराई है। देखिए जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो बोल भी दिया है कि हम रशिया से अपना तेल इंपोर्ट नहीं तो रोकेंगे। तो कहीं न कहीं भारत क्या करेगा, अगर भारत नहीं भी लेता है, तो दूसरी कंट्रीज़ को वो बोल देगा कि भैया हम डेफिसिट हो रहे हैं, आप ले लो। तो ये सब 3 चीज़ होती है इंटरनेशनल मैन्यूवरिंग में। तो ये बात ओपन है। सेकंड एक और एक चीज़ है, भारत के प्रधानमंत्री ने अभी इसके लिए नहीं गए वो आसियान समिट कुआलालंपुर में, क्योंकि वहाँ पे जाने में कोई औचित्य नहीं है। आपको
याद होगा कि शर्म एल शेख में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 देशों के राष्ट्रपति को बुलाया था, हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया था, तब वहां पे उन्होंने कैसे जग हसाई करवाई थी। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है कीथ स्टार्मर, उनको बुलाया भी था, वेयर इज द गाय फ्रॉम यूके। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से शो स्टॉपर है। वहां पर सब लोग चाहते हैं, ट्रम्प चाहते हैं सब लोग उनके एक तरह से उनकी महिमाएं गाएं। डोंट पीएम मोदी डज नॉट वांट टू गिव दैट बेनिफिट टू डोनाल्ड ट्रंप। वो एक तरह से इक्वल में रहेंगे। वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं जब दोस्ती का हाथ हो, इट कैन नॉट बी अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है। 4 बार इग्नोर किया है उनको। एक बार तो फोन करते हैं, 4 बार फोन किया तो उन्होंने उठाया भी नहीं। पहली बार G7 समिट में बुलाया था तो डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया जयराम जी की कर दिया। उसके बाद शर्म एल शेख में बुलाया था, वहां पे मना कर दिया। अभी भी मना किया, एक और एक बार कहीं पे मना किया है। तो 4 बार मना कर दिया है। और अगले महीने ये समिट भी होने वाली है, G20 की समिट होने वाली है साउथ अफ्रीका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अटेंड नहीं करेंगे, पीएम मोदी अटेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री एक तरह से उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ रही है। और यहाँ पे भी देखिए वो एब्सेंट नहीं है। उन्होंने मलेशिया से वर्चुअली एड्रेस करने वाले हैं। और उन्होंने अपने जो ट्रस्टेड डेप्यूटी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को भेजेंगे, क्योंकि वो जाके वहां पर वो बात कर सकते हैं, वो डील ब्रेक कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर पाएगा। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में एक बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट आप ये देखिए आसियान का जो एक मेंबर है इंडोनेशिया, वो हमसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। भारत अपने आप का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो एक तरह से बढ़ा रहा है। वहां पर जाएंगे और जितने भी आसियान नेशन है उनसे बात करेंगे, ताकि वो एक तरह से वहां पर एंटी चाइना जो फ्रंट है, जो एंटी चाइना अगर कोई सेंटिमेंट्स है, उसको कैपिटलाइज करेंगे। हमारे आर्म्स परचेसिंग में, ट्रेड परचेसिंग में सब चीज कर सकता है। देखिए भारत चाहे तो चाइना से भी डील करता है, रशिया से भी करता है, अमेरिका से भी डील करता है, अपनी मर्जी से कर रहा है। जिससे चाहे हम बात करने जा सकते हैं, हम चाइना भी जा सकते हैं, हम रशिया, हम अमेरिका के राष्ट्रपति को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। यही एक चीज है। देखिए आजकल बहुत सोशल मीडिया में बात हो रही है कि एक बांग्लादेश में यूएस के स्पेशल ऑपरेटिव्स को पाया गया, मृत पाया गया। ही माइट बी अ पॉसिबल एक्स सीआईए एजेंट। मेरा एक ही चीज है, क्या सीआईए की आप क्या हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, क्या कोई भी सीआईए के ऑपरेटिव को पहचान लेगा? क्या सीआईए इतनी डम ऑर्गेनाइजेशन है? मेरा तो मैंने एक ट्वीट देखा था मेजर मदन कुमार का, जो इंडियन आर्मी में डेकोरेटेड आर्मी मैन है। वो बोल रहे हैं कि ये जो यूट्यूबर्स है आजकल बहुत नेटफ्लिक्स देखने लग गए हैं, बिंज वॉचिंग करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर यूएस स्पेशल ऑपरेटिव को भेजना है पीएम मोदी को असैसिनेट करने के लिए चाइना में, अगर वो वहां पे जाएगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ में आता है ये ऐसे थियरीज बनाते कैसे हैं। सेकेंड एक और एक चीज है, अगर आपको किसी का ये सब काम होना रहता है, आप अपनी कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड कोई भी आदमी को नहीं भेजोगे। आप ऐसे एक आदमी एथनिसिटी को पकड़ोगे जो चाइना के अंदर लुक लाइक होता है, या तो आप मंगोलिया से पकड़ोगे या आप वियतनाम से पकड़ोगे। तो ऐसी ये सब बातें जो बकवासबाजी चल रही है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। और एक चीज है, लेट्स लीव ऑल दिस इश्यूज, इससे कोई मतलब नहीं है। बातचीत करके आप क्या कर लोगे? हमारा जो काम है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही है। आपको जरूरी नहीं है कि रॉ चीफ आके आपको हर चीज में अपडेट दे। ऐसा ही अगर आप एनालिसिस करते जाओगे तो रॉ को अपना रिसर्च विंग बंद करना पड़ेगा और उन सब यूट्यूबर्स को अपने रिसर्च विंग में बैठा लेना पड़ेगा। ये सब पॉसिबिलिटी लग रहा है फ्यूचर में। देखिए जो भी होता है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोलो, कम से कम कोई एनालिसिस लग के बोलो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप अपने चैनल में अगर स्पेक्यूलेशन होता है तो हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं दिस इज अ स्पेक्यूलेशन। ये हमारा बिलीफ है। जैसे मैंने अभी तुक्का मारा है कि पॉसिबिलिटी है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। दिस इज माई कन्विक्शन, दिस इज माई बिलीफ। इसके लिए मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और आपने भी एक तरह से डिस्क्लेमर दे दिया है कि सोचना मुश्किल है, पर मैंने बोला कि हमने पहले भी किया है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। तो ये डिस्क्लेमर हम पहले ही दे देते हैं। वी डिस्टिंग्विश फैक्ट्स एंड ओपिनियन। हम ओपिनियन को फैक्ट्स बनाते नहीं है। जब ओपिनियन को फैक्ट्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा, उसको बोलते हैं नैरेटिव, उसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। और एक तरह से इसको रूमर्स बोलते हैं। एक तरह से आप ये देखिए, दिस इज द डिस्टिंक्शन वी डू। मेरा यही मानना है।
बिल्कुल उमेश जी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खास तौर से बात करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी भी नहीं कमी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना बड़ा कोई साजिश हो और प्रधानमंत्री मोदी चले जाएं। मतलब देखिए ये अगर अजीब सी बात है। देख- देखिए पुतिन के साथ अगर 45 मिनट बैठे हैं और वहां पर पुतिन से कुछ बात हुई है, तो वहां पे कोई भी नहीं बैठा था। वहां पे अगर पुतिन के साथ बैठे रहते, अगर सुरक्षा कोई प्रॉब्लम होता तो इंडिया के 2 ऑफिशियल्स भी उधर रहते साथ में। पर वो पुतिन के साथ गुप्त मंत्र ना कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने बताया नहीं है। फ्यूचर के प्लान्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। पुतिन आ रहे हैं दिसंबर में, उसके लिए उन्होंने बोला है कि मुझे ये चीज चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी अपना मन बोल दिया होगा। दिस इज अ मीटिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स, और इनको एक ही चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और मीटिंग कहाँ थी? चाइना में थी। इसके लिए पुतिन की कार में वो मीटिंग किया, क्योंकि वो डिबग किया हुआ रहता है। उसके अंदर कोई भी नैनो माइक्रो फोन्स नहीं लगे हुए, कोई आपकी भाषा नहीं सुन सकता, कोई आपकी एक तरह से बातें नहीं सुन सकता। इसके लिए उधर किया गया। तो ये मेरे को लॉजिकल कंक्लूजन नजर आता है। मेरा तो एक ही चीज है कि नेटफ्लिक्स देखना बंद करिए। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ जाएंगे। अगर बनाना रहे तो मैं भी बहुत सारे स्पिन कर सकता हूँ। ये खबर आई है ऐसे, ये पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हम बना सकते हो। और देखिए, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन बैड लाइट बाय एक्सपोजिंग ऑल दिस थिंग्स। और कभी कभी आप क्या करते हो, जाने अनजाने में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते हैं, दे गिव द माइंड। एंड इसी माइंड को एक तरह से वहां पे जो बाहर बैठे जो विदेशी चैनल्स हैं, वो देख रहे हैं। और भारत का जो सिक्योरिटी तंत्र क्या क्या चीज है, वो सब समझ रहे हैं। यू डोंट नीड टू गिव योर पॉइंट्स टू योर थिंग। क्या आपने देखा है कि कोई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल मुनीर के बारे में बात करता है? इवन जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पाकिस्तानी के, वो बाहर जो बैठे हैं, वो भी बात नहीं करते। पर हमारे यहाँ पे हमारे ही लोग जब ये बातें करते हैं और ऐसे ऐसे थंबनेल्स निकालते हैं, ऐसे टाइटल्स रखते हैं, इस सबसे डिससर्विस टू द नेशन। आप एक ही चीज है, कोई भी डेकोरेटेड आर्मी मैन को पूछिए, वो ये बात नहीं बोलेगा। दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड। ये मेरा मानना है। सिर्फ आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के लिए ऐसे भ्रामक यूट्यूब थंबनेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हो, राष्ट्रवादी बोलते हो, सनातनी बोलते हो। व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? क्या तथ्य है आपके? क्या प्रमाण है? क्या अमेरिकन वो जो स्पेशल ऑपरेटिव है जो काला है, वो चाइना जाएगा? चाइना में जाके उसको पता नहीं लगेगा? क्या चाइनीज और रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज क्या इतनी मूर्ख है? क्या इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज मूर्ख है? आप एक तरह से डिससर्विस कर रहे हो। अंबर जी सुनाई नहीं दे रहा है। अंबर जी सुनाई नहीं दे रहा आपकी एक बात। बार है। अंबर जी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। एक सेकंड में फिर से। अभी सुन पा रहे हैं? अब मुझे लगता है कि देखिए यूट्यूब को लेकर भी सरकार को कुछ तो गाइडलाइंस जारी करने की आवश्यकता है। एक तो ये कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म उनको पता होने चाहिए, क्योंकि जो लोग या तो लॉ या फिर बेसिक जर्नलिज्म, ये दो चीजें होनी चाहिए, या फिर कम से कम एक शॉर्ट टर्म 3 मंथ डिप्लोमा तो उनके लिए वाजिब होना चाहिए। जो लोग ऐसे यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं, प्रॉपर एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पर प्रॉपर कोर्सेज और डिप्लोमाज और पीजी और वो होते हैं। हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ी, हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे जर्नलिज्म करनी है, कौन सी जर्नलिज्म अच्छी है, बुरी है, येलो जर्नलिज्म, ये सारी चीजें पढ़ाई सिखाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर वैसे भी अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी देखें, तो हमें इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिए जो हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हैं। हम इन सारे मुद्दों को अवॉइड ही कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल काम है हमें वो करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं जो हाथ से बाहर जाती जा रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार इस पे भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और मेरा तो सरकार से बेहतर डिसीजन एक तरह होते से है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड ये सब चीजें देखें, और जितना जल्दी हो सके ये इस बकवास को बंद करें। क्योंकि एक तरह से लाइबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक तरह से भ्रामक यूट्यूब के अंदर आप थंबनेल्स डालो, एक तरह से इंसाइट करो, वो सब चीज वो जरूरी नहीं है। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एथिक्स एंड गाइडलाइंस। और कल सरकार ने कुछ गाइडलाइंस नोट भी किया है कि एआई के ऊपर किया है, पर एक तरह से जो कंटेंट आता है उसका भी वेटिंग होना जरूरी है। एक तरह से एआई एल्गोरिदम डालने की जरूरत है। अगर ये समझ लीजिए, हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम
प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करते हैं, तो स्क्रीन में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ प्रोपोगेंडा, दिस इज दिस, और ये एक तरह से एआई जनरेटेड प्रोपोगेंड, मतलब जो भी कंटेंट होता है ना उसको इवेल्युएट करो, अपने को समझ में आता है कि दिस इज अ प्रोपोगेंडा, तो इमीडिएटली उसको बोल देना दिस इज अ प्रोपोगेंडा वीडियो। ये मैं एक तरह से सरकार को बोलना चाहता हूँ, ये एक एआई टूल डेवलप करिए जो कंटेंट को मॉनिटर करेगा, और वो एक तरह से यूट्यूब के जितने भी मीडियम्स है उनको बोलिए उनकी क्लासिफिकेशन करे कि कौन आदमी कितने कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाता रहता है, तो उसको बोल दीजिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थियरी चैनल। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन दीजिए, फैक्ट बेस्ड, न्यूज बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड, कॉन्स्पिरेसी चैनल बेस्ड, दिस टाइप ऑफ जी, क्लासिफिकेशन बिल्कुल, विल बी मुझे डन। लगता है कि सरकार ज़रूर इन सारी चीज़ों पर ज़रूर कदम उठाएगी और आज का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट रहा। आपने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्रेज़ेंट किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, अवश्य।